हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात। ध्यान से देखिए, अब हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और काम में आने वाला टॉपिक है। इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं और ये नियम भी पूछा जाता है। कोलेराउस का नियम, इसको पढ़ेंगे आज हम। तो इसको ध्यान से देखेंगे आप तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, कल हमने बात की थी कि तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है चालकत्व पर, चालकता पर, मोलर चालकता पर और तुल्यांकी चालकता पर। इसमें हमने देखा था कि तनुता में जब वृद्धि करते हैं यानी सांद्रता को कम करते हैं तो चालकत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा? चालकत्व में वृद्धि होती है। दूसरी बात देखी थी हमने, चालकता में क्या आती है? कमी। ये ध्यान रखेंगे, चालकता में क्या आती है? कमी, तनुता बढ़ाने पर। मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। बिल्कुल ध्यान है आपको। इसके बाद हमने बात की थी कि जो प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं उनकी मोलर चालकता तनुता में वृद्धि करने पर बढ़ती है, लेकिन अल्प वृद्धि होती है उसमें। ठीक है, प्रबल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में अल्प परिवर्तन आता है तनुता में वृद्धि करने पर, और दुर्बल वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तनुता में वृद्धि करने पर बहुत तेजी से परिवर्तित होती है। उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। कल हमने देखा था, ग्राफ बनाया था कल हमने, प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए भी हमने ग्राफ बनाया था और दुर्बल के लिए भी। किस किस के बीच में खींचा था हमने वक्र? लैम्डा एम और रूट सी के बीच में वक्र खींचा था हमने, मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल के बीच में। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए तो वक्र कैसा आया था? कैसा आया था? रेखीय वक्र प्राप्त हुआ था हमें। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए हमें अरेखीय वक्र प्राप्त हुआ था। ठीक, और क्या बताया था मैंने कि जब हम तनुता में वृद्धि करते हैं तो मोलर चालकता में वृद्धि होती है। और हमने कहा था कि एक निश्चित सांद्रता पर जाकर के, एक निश्चित तनुता पर जाकर के मोलर चालकता स्थिर हो जाती है। जिस तनुता पर जाकर मोलर चालकता स्थिर हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, उसको बोलते हैं अनंत तनुता, जिसका यहाँ बहुत उपयोग होने वाला है, बहुत काम में आने वाली है अनंत तनुता। अनंत तनुता क्या बताया मैंने कहा कि मोलर चालकता जब तनुता में जब वृद्धि करते हैं तो मोलर चालकता में क्या होती है? वृद्धि होती है। तनुता में वृद्धि करेंगे, मोलर चालकता में भी वृद्धि होगी, लेकिन एक सीमा पर जाकर के मोलर चालकता क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। जिस तनुता पर जाकर के मोलर चालकता स्थिर हो जाती है उसको बोलते हैं अनंत तनुता। उसके आगे तनुता में वृद्धि करने पर भी मोलर चालकता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे, अनंत तनुता। और अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता होती है उसे बोलते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जिसको हमने किससे व्यक्त किया था? जिसको हमने व्यक्त किया था इनफाइनाइट, या यहाँ क्या लगा देते हैं? नोट, लैम्डा इनफाइनाइट या लैम्डा एम नोट। इसका मतलब ये जीरो, इसका मतलब तो है सांद्रता से, जीरो सांद्रता पर मोलर चालकता, और ये है अनंत तनुता पर मोलर चालकता। जब तनुता अनंत होती है तो सांद्रता क्या होती है? जीरो। ठीक, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मतलब समझ में आ गया? वह तनुता जिस पर मोलर चालकता स्थिर हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद मोलर चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे बोलते हैं अनंत तनुता। और अनंत तनुता पर मोलर चालकता मैक्सिमम होती है, जिसको हम लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा एम
नोट से व्यक्त करते हैं। क्लियर। अब यहां हम बात कर रहे हैं कोलेराउस लॉ की। कोलेराउस नियम, कोलेराउस क्या कहता है कि जब किसी वैद्युत अपघट्य की तनुता में वृद्धि करते हैं तो उसके आयन दूर दूर होते जाते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है, तनुता में वृद्धि करते हैं तो आयनों के मध्य आकर्षण बल खत्म हो जाता है, आयन दूर दूर चलते जाते हैं, आयन दूर दूर हो जाते हैं। और अनंत तनुता पर आयन बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। अनंत तनुता पर आयनों के मध्य आकर्षण बल नेग्लिजिबल हो जाता है, नगण्य हो जाता है। और अनंत तनुता पर आयन जो हैं वो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, विचरण करते हैं। अनंत तनुता पर एक आयन दूसरे आयन के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, एक आयन पर दूसरे आयन की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा किसने बताया? कोलेराउस। क्लियर। कोलेराउस क्या है? कोलेराउस का नियम, कोलेराउस ने आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम दिया था। आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम दिया था किसने? कोलेराउस ने। कोलेराउस क्या कहते हैं कि अनंत तनुता पर जो वैद्युत अपघट्य के आयन हैं उनके मध्य आकर्षण बल नेग्लिजिबल हो जाता है, आकर्षण बल नगण्य हो जाता है। और अनंत तनुता पर आयन जो हैं वो स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। एक आयन पर दूसरे आयन का यानी सह आयन की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित होती है, चाहे वो किसी भी आयन के साथ हो। ठीक है। और अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है। क्या कहा कोलेराउस ने कि अनंत तनुता पर आयनों के मध्य आकर्षण क्या होता है? नगण्य। ठीक। और क्या कहा? अनंत तनुता पर आयन स्वतंत्र विचरण करते हैं। स्वतंत्र क्या करते हैं? विचरण, यानी घूमते हैं। और सह आयन का प्रभाव नहीं होता है। एक आयन पर उसके साथ वाले आयन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और क्या कहा? अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन की मोलर चालकता निश्चित होती है। अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन की मोलर चालकता क्या होती है? निश्चित होती है। और क्या कहा उन्होंने कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में प्रत्येक आयन का निश्चित योगदान होता है। ठीक है। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है उसमें प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान होता है। गणितीय रूप में लिखें तो अनंत तनुता पर, कोलेराउस के नियमानुसार अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है
लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर होती है धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यही है कोलेराउस के नियम का गणितीय रूप। यानी लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर होता है लैम्डा प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा माइनस इनफाइनाइट। ये तो क्या है, धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये क्या है, ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। यानी वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है वो धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के क्या होती है, बराबर। यदि धनायन की संख्या न्यू प्लस और ऋणायन की संख्या है न्यू माइनस, ठीक, ये क्या है, न्यू प्लस तो क्या है, धनायन की संख्या, न्यू माइनस क्या है, ऋणायन की संख्या। तो ये आ गया हमारे पास कोलेराउस का नियम। ठीक, लैम्डा प्लस इनफाइनाइट तो क्या है, धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। लैम्डा माइनस इनफाइनाइट क्या है, ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। न्यू प्लस क्या है, धनायन की संख्या, और न्यू माइनस क्या है, ऋणायन की संख्या। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बराबर लैम्डा इनफाइनाइट सी प्लस लैम्डा इनफाइनाइट ए। यहाँ सी का मतलब तो क्या है, कैटायन, और ए का मतलब क्या है, धनायन। ठीक है, धनायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता और ऋणायन के अनंत तनुता पर मोलर चालकता, दोनों का योग बराबर हो गया वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता के। यही है कोलेराउस का आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। क्लियर। देखिए क्या कहा कोलेराउस ने कि अनंत तनुता पर, जब तनुता अनंत हो जाती है उस समय वैद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है उसके आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। या हम कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में आयनों का मोलर जो है, आयनों की मोलर चालकताओं का एक निश्चित योगदान होता है। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में उसके आयनों का क्या होता है, एक निश्चित योगदान होता है। प्रत्येक आयन का एक निश्चित योगदान है। ठीक है, क्यों है ऐसा, उसका कारण बताया उन्होंने कि जब तनुता अनंत हो जाती है, तनुता अनंत हो जाती है तो क्या होता है, आयनों के बीच में आकर्षण जो होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। आकर्षण खत्म हो जाने के कारण आयन क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। ठीक, और एक आयन पर दूसरे आयन की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन की मोलर चालकता क्या हो जाती है, निश्चित होती है, फिक्स मान होता है प्रत्येक आयन की मोलर चालकता का। यह बताया किसने, कोलेराउस ने। देखिए जैसे अनंत तनुता पर आयनों के मध्य आकर्षण क्या हो जाता है, नगण्य। जैसे ये NaCl है, NaCl में Na प्लस और Cl माइनस के बीच में आकर्षण है, ये पक्के दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ साथ रहते हैं। लेकिन जब तनुता अनंत कर दी जाती है तो इनका ये जो भाईचारा है वो टूट जाता है। ये आयन एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, और इतने दूर हो जाते हैं कि इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो कैसा हो जाता है, नगण्य, बिल्कुल नगण्य हो जाता है लगभग। ठीक, नगण्य हो जाएगा। अब Na प्लस की प्रकृति का Cl माइनस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और Cl माइनस का Na प्लस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Cl माइनस अपनी मर्जी से घूमता रहेगा और इसकी जो मोलर चालकता है वो निश्चित हो जाएगी। अगर यही Cl माइनस अगर K प्लस के साथ है, Cl माइनस, अब इधर भी Cl माइनस इधर भी Cl माइनस है, अनंत तनुता पर NaCl के साथ Cl माइनस का जो मोलर चालकता थी वही मोलर चालकता KCl के साथ भी अनंत तनुता पर रहेगी। मान लीजिए Cl माइनस के अनंत तनुता पर मोलर चालकता X है, तो KCl के साथ अगर K प्लस साथ है तो भी इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता X ही रहेगी। समझ में आ गई बात। यानी अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन की जो मोलर चालकता है वो निश्चित हो जाती है। जैसे इसकी X है तो अब Cl माइनस किसी के भी साथ रहे, अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता फिक्स है। ठीक है, उसके साथ कोई आयन दूसरा कौन सा है उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे
Na+ की अनंत अनुता पर मोलर चालकता चाहे वो Cl के साथ है चाहे वो Br- के साथ है। इसी प्रकार Na+ की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान निश्चित है। Na+ की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान निश्चित है, चाहे फिर ऋणायन कोई भी हो उसके साथ। ठीक, यही कहा कोलेराउस ने। कोलेराउस का नियम यही कहता है कि अनंत तनुता पर आयन जो है ना स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र रूप से अभिगमन करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। कोलेराउस के नियम को क्या कहते हैं? आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहते हैं। और क्यों कहते हैं समझ में आ गई बात? दोबारा सुन लेंगे। अनंत तनुता पर जो वैद्युत अपघट्य हैं उनके आयनों के बीच में आकर्षण क्या हो जाता है? खत्म। आकर्षण खत्म हो जाने के कारण आयन स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? विचरण करते हैं। स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं तो एक आयन पर दूसरे आयन की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और प्रत्येक आयन का वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में एक निश्चित योगदान होता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या रहती है? बराबर रहती है। यही है कोलेराउस का नियम। ये हमें पता होना चाहिए, इसका उपयोग होगा हम बार बार। ठीक है, समझ में आ गया कोलेराउस का नियम? परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कोलेराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्या है ये पूछेंगे। तो कोलेराउस के आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम क्या है कि अनंत तनुता पर प्रत्येक आयन का वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता में निश्चित योगदान होता है। ठीक, या हम कह सकते हैं अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके आयनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या होती है? बराबर होती है। इसे कहते हैं कोलेराउस का आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। कोलेराउस के नियम को किसी भी वैद्युत अपघट्य पर अप्लाई किया जा सकता है। जैसे हम अलग अलग वैद्युत अपघट्यों के लिए देखें कोलेराउस का नियम, जैसे NaCl के लिए देखें कोलेराउस नियम। NaCl के लिए कोलेराउस नियम देखें हम, तो क्या देखेंगे हम? लैम्डा इनफाइनाइट NaCl, NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब NaCl में कौन कौन से आयन हैं? Na+ और Cl-, तो इसकी जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है वो किसके बराबर होगी? Na+ Cl-। क्लियर? यानी इन दोनों का योग कर देंगे तो आ जाएगी NaCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। इसी प्रकार जैसे CH3COOH के लिए देखें हम, CH3COOH के लिए कोलेराउस नियम लिखिए। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या लिखेंगे हम? लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH बराबर CH3COO- प्लस क्या? H+। क्लियर? इसी तरह हम जैसे BaCl2 के लिए लिखें, BaCl2 के लिए कोलेराउस नियम BaCl2 बराबर किसके हो जाएगी? इसमें कौन कौन से आयन है? Ba+2 और Cl-। तो Ba2+। अब यहां देखिए Cl- की संख्या कितनी है इसमें? 2। एक Ba2+ और 2 Cl-। तो यहां 2 से गुणा करेंगे इसको, 2 Cl- इनफाइनाइट। समझ में आ गई बात? न्यू प्लस धनायन की संख्या, न्यू माइनस ऋणायन की संख्या। तो यहाँ धनायन की संख्या तो 1 है, लेकिन ऋणायन की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ 2 आ गए। जैसे AlCl3 के लिए लिखें हम, AlCl3 के लिए लिखें तो Al तो कितने हैं यहाँ पर? 1, और Cl कितने हैं? 3। तो क्या हो जाएगा? Al3 प्लस 3 Cl-। क्लियर?
तो इस तरह हम किसी भी वैद्युत अपघटय पदार्थ के लिए कोलेराउस नियम को लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात। अगर हमें इनकी अनंत अनुता पर मोलर चालकताएं पता है Na+ की, Cl- की, तो हम NaCl की ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह किसी भी वैद्युत अपघटय के आयनों की अगर हमें मोलर चालकताएं पता हैं तो हम उस वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता को पता लगा सकते हैं कोलेराउस के नियम से। अब कोलेराउस का नियम कहाँ काम आता है, क्या अनुप्रयोग है कोलेराउस के नियम के, उनकी बात करेंगे हम। तो इसमें पहले बात करेंगे हम दुर्बल वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता कैसे ज्ञात करेंगे अनंत तनुता पर।